का विलेज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है वह प्रश्न इस साल भी रिपीट हों, क्योंकि पीछे के बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि तुम कॉपी कलम नहीं निकाले हो तो प्लीज़ कॉपी कलम लेकर ही बैठें और यहाँ पे जो भी बताया जाएगा उसको कॉपी में नोट करें और एक बार स्वयं से लगाने का भी प्रयास जरूर करें। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा 2, -5 से समदूरस्थ है। सॉरी, यहाँ पे -2, 9 है। चलो -2, 9। तो एक्स अक्ष पे हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, लिखेंगे एक्स अक्ष पर, लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है। हम मान लेंगे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है। तो P के निर्देशांक लिखेंगे, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक क्या होगा, चूंकि यह एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक होता है x, 0, यानी एक्स अक्ष का मान होता है और वाई अक्ष का मान 0 होता है। हमें दिया है कि यह P जो है इससे भी समदूरस्थ समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी पर है। तो मान लो ये A है, A बराबर 2, -5, ये B है तो B बराबर हो जाएगा -2, 9। तो P A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है, अर्थात AP बराबर हो जाएगा PB, यानी कि A से P के बीच की दूरी, AP का मतलब A से P के बीच की दूरी, PB का मतलब P से B के बीच की दूरी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो होगा AP का वर्ग बराबर PB का वर्ग। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है D बराबर होता है रूट में x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। यह सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। तो हम यहाँ पे AP, तो ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। तो AP निकालेंगे तो x है यहाँ पे, x1 की जगह x, यहाँ पे इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। तो यहाँ पे x1 का मान x है और x2 का मान 2 है। तो इसका सूत्र निकालेंगे तो लिखेंगे यानी कि x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है इस सूत्र में तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। उसके बाद y1 - y2, तो y1 क्या है 0, लिखेंगे 0 माइनस, ये -5 है तो -5 लिखेंगे तो ये +5 हो जाएगा का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, PB के। तो PB में ये x1 y1 है तो ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ भी x1 - x2 करेंगे तो x1 क्या है, x1 है x -2 है तो +2 हो जाएगा का स्क्वायर। उसके बाद प्लस का चिन्ह y1 - y2 यानी 0 - 9 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दोनों का वर्ग है तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ से x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, इतना बच जाएगा। अब इसका हम विस्तार करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2ab माइनस 2ab। तो यहाँ से लगाएंगे तो इसका विस्तार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab, तो 2 यानी 2 दूना के 4x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाए प्लस 5 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab यानी कि 4x, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस 0 माइनस 9 तो घटाएंगे तो माइनस 9 होगा, माइनस 9 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 81 हो जाएगा 81। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमें एक्स का मान निकालना है तो हम एक्स वाले को एक तरफ लाएंगे और बाकी सबको एक तरफ। तो एक्स यहाँ पे माइनस 4x है तो लिखेंगे माइनस 4x, इधर 4x है तो इधर इस 4x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4x बराबर 81 है, ये 4 दोनों प्लस प्लस हैं तो जुड़ जाएगा, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85। उसके बाद 25 है, ये 4 25 4 29 दोनों प्लस में है, इधर बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 29। अब ये भी माइनस समान चिन्ह आपस में जुड़ती हैं तो 4 और 4 8x, परंतु चिन्ह इनके साथ लिखा जाता है तो माइनस 8x हो जाएगा। अब घटाएंगे 5 में से 9 घटेगा नहीं, 15 में से 9 घटाएंगे 9 6 15 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5, ये प्लस में है ये माइनस में है तो x बराबर निकालेंगे, नहीं दिख रहा है तो चलो यहाँ पे देख लो, हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x बराबर निकालेंगे, x बराबर 56 बटा में ये माइनस 8 है तो यहाँ पे माइनस 8, तो x बराबर कटेंगे 8 का में 8 7 56 यानी कि आ जाएगा माइनस 7, तो x का मान आ गया माइनस 7। तो हमारे x पर निर्देशांक माने p के निर्देशांक x का मान 0, तो p का निर्देशांक क्या होगा, p के निर्देशांक तो p का निर्देशांक होगा -7 यानी x की जगह रखेंगे -7 कामा 0, तो यही हो जाएगा आंसर। चलो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न तुम्हें दिया है, अगला प्रश्न दिया है, लिखा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे AP और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये दोनों जो है 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। कितने अंश के? 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो हमें दिया यहाँ पे OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो लिखेंगे OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है। ये त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं और जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, अर्थात कोण OAP बराबर होगा कोण OPB के, यानी ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर है। हमें दिया है कोण APB बराबर ये है कितना है, कोण APB जो है 80 अंश के बराबर दिया है तो लिखेंगे 80। कोण APB को हम क्या लिख सकते हैं, कोण APO प्लस कोण BPO, तो लिखेंगे कोण OPA प्लस कोण OPB, यानी OPA प्लस कोण OPB। ये किसके बराबर है, 80 अंश के।
हमें OPB जो है OPB इसी के बराबर है, तो लिखेंगे कोण OPA प्लस OPB की जगह हम यही लिखेंगे कोण OPA बराबर 80। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 कोण OPA बराबर 80। तो कोण OPA बराबर 80/2 बराबर 40 अंश, यानी कि OPA 40 अंश का होगा। हमें ज्ञात करना है POA यानी कि कोण POA, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कितना लिखेंगे? त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में कोण APO प्लस कोण POA प्लस कोण OAP, ये तीनों मिलाकर 180 अंश होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये तीनों 180 अंश के बराबर होगा। कोण APO हम यहाँ पे ज्ञात किए हैं 40 अंश, लिखेंगे 40 अंश, प्लस कोण POA हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कोण POA प्लस कोण OAP ये 90 अंश का होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो लिखेंगे 90 बराबर 180। हमें ज्ञात करना है कोण POA, तो POA बराबर हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़कर इधर लाएंगे बराबर चिन्ह के उधर, तो माइनस में हो जाएगा। तो 90 और 40 जोड़ेंगे 130 इधर आएगा तो माइनस 130। तो कोण POA बराबर हो जाएगा 180 में से 130 घटाएंगे 50, यानी कि हमारा कोण POA कितने अंश का होगा? 50 अंश का होगा। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे अब दिखे, अगला प्रश्न लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। यानी कि हमें वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या यानी कि R का मान हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद ये कोण जो है 60 अंश दिया, थीटा बराबर 60 अंश। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड ज्ञात करने का सूत्र है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम यहाँ से थीटा का मान 60 दिया है, लिखेंगे 60/360 गुणे पाई, और r का मान दिया है 6, लिखेंगे 6 गुणे 6। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 का में 6, 6 के 36, एक 6 से एक 6 कट जाएगा, हो जाएगा 6 पाई, 6 का गुणा करेंगे 6 पाई। तो इतना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न लिखा है एक क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्नवत रन बनाए, जिसमें 57, 17, 26, 91, 0, 26, 83, 41, 57, 115, 26 टीम के माध्यिका रन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे जो रन बनाए गए हैं उनका माध्यिका ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। जैसे मान लो संख्याएं दी है 1, 2, 3, 4, 8, 2, 5, 4, ये संख्याएं दी है। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है।
तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर बड़ी 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 इस तरह लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इसको लिखेंगे तो एक पहले लिखेंगे, फिर दो है तो दो, फिर दो है तो फिर दो, फिर तीन है तो तीन, फिर चार है, फिर पाँच है, फिर आठ। ये हो जाएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम, इस तरह आरोही क्रम लिखेंगे। और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि इसी का उल्टा कर देंगे, अवरोही क्रम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, 8 है, तो लिखेंगे 8, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1। तो ये हो जाएगा अवरोही क्रम, ये हो जाएगा आरोही क्रम। तो सबसे पहले हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आंकड़े को लिखना है। तो आंकड़ा हमें दिया है, उसको हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, चलो आरोही क्रम में लिखते हैं। लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, यानी कि आरोही है बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा क्या है, 0। तो सबसे पहले हो जाएगा 0। अब 0 के बाद क्या है, 17 है, तो लिखेंगे 17। उसके बाद 17 के बाद 26 है, तो लिखेंगे 26। यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, 3 बार 26 है, तो 3 बार 26 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 41, तो लिखेंगे 41। उसके बाद है 41 के बाद 57। अब उसके बाद 57 के बाद है, फिर 57 है, दोबारा है, यहाँ पे दिख रहा है, चलो 57। अब उसके बाद क्या है, 57 के बाद 83, लिखेंगे 83। फिर उसके बाद क्या है, 83 के बाद 91, तो लिखेंगे 91। फिर 91 के बाद क्या है, 115, तो 115। कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम में हम आप संख्याओं को गिनते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 11 संख्याएं हैं। तो जब विषम संख्याएं हो, यानी कि गिनने पर ये विषम संख्याएं 11 जो है विषम है, तो विषम संख्याओं के लिए लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका रन बराबर n+1/n+1/में 2वें पद का मान। ये हमारा सूत्र होता है। माध्यिका रन ज्ञात करेंगे, n+1/में 2वें पद का मान। कब ये लगेगा, जब ये क्या हो, विषम हो, यानी कि विषम की स्थिति में, विषम की स्थिति में। तो हमारा n क्या है, ये संख्याएं कितनी है वही है। तो n बराबर दिया 11 + 1/2, जोड़ देंगे 11 1 12, 12/2 काट देंगे तो 6, यानी 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। अब हमें देखना है कि 6वें पद का मान क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 41 आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 41 आ रहा है। तो माध्यिका रन क्या होगा, लिखेंगे माध्यिका रन बराबर हो जाएगा 41। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह जो यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह हर पेपर में आता है। इन 2 क्वेश्चनों को लिखें, इन दोनों में से एक जरूर आता है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना और इसकी तैयारी भी कर लेना। लिखा है कि सिद्ध करना है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जब कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा a/b। इसको हम a/b लिख सकते हैं, जहाँ लिखेंगे जहाँ a और b स अभाज्य संख्या है, स
अभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो, वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ए और बी दोनों सअभाज्य संख्या है, यानी कि इनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर कड़ी में 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2, और इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 2b² बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसको समीकरण 1 मान लो। लिखेंगे 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे 2 ए को भी विभाजित करेगा, अब इसके बाद क्या करेंगे? मान लेंगे कि a बराबर है 2m, a बराबर 2m मान लेंगे। तो a बराबर 2m, तो ये मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 2m माना a बराबर है 2m, तो यह समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो यह मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, क्या हो जाएगा? 2b² बराबर ए स्क्वायर की जगह रखना है 2m, तो लिखेंगे 2m, इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब उसके बाद हल करेंगे तो 2b² बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 4m², इसका वर्ग क्या होगा? 4m²। यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो b² बराबर हो जाएगा 2m²। यहाँ से 2 जो है b² को विभाजित करता है, यहाँ पे दिख रहा है, चलो लिखेंगे 2 a² को विभाजित करता है, जब 2a² को विभाजित करता है, सॉरी b² है, सॉरी गलती हुई, 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ से 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे a और b माने कि सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे एक के अतिरिक्त इसका, इन दोनों का एक और गुणनखंड 2 भी है। अतः लिखेंगे, अतः हमारा माना गया कथन गलत है, क्योंकि हमने सअभाज्य संख्या माना था, लेकिन a और b सअभाज्य संख्या नहीं है। जब a और b सअभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा कथन गलत हो गया, तो हमने इसे परिमेय संख्या माना था। तो अतः यह कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़ के जाना, क्योंकि यह परीक्षा में जरूर आता है। तो चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चलो, तो अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि सिद्ध करो 2 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जब भी आएगा तो पहले हम मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, लिखेंगे माना 2 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, यानी 2 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे 2 माइनस √3 बराबर हो जाएगा a/b, लिख लेते हैं a/b
यहाँ से हल करेंगे तो -√3 बराबर हो जाएगा a/b, इधर आ जाएगा -2, a/b -2। माइनस हटाने के लिए माइनस से गुणा करेंगे तो लिखेंगे कड़ी में 3 बराबर, इसमें माइनस से गुणा करेंगे 2 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। लिख देना -1 से गुणा करने पर, तो -1 से गुणा करने पर इतना आया है। अब देखो ये 2 भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अर्थात क्या है, 2 - a/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। 2 - a/b एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो हमारा माना गया कथन क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये परिमेय है तो यहाँ पे ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये अपरिमेय है, अतः यह अभी क्या होगा, लिखेंगे अतः 2 - √3 एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चलो इस प्रश्न को भी नोट कर लो। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। चलो अब मिटा देते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यह प्रश्न जो है बोर्ड में बार बार आता है। अगला प्रश्न लिखा है, द्विघात बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। यानी इस द्विघात बहुपद को हमें x + 2 से भाग देना है और भागफल व शेषफल ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो चलो भाग देते हैं। लिखा है x + 2 से हमें भाग देना है किसमें, 2x², उसके बाद है +3x + 1, इसको हमें भाग देना है। तो ऐसा भाग जब भी हो, बीजगणित वाला भाग, तो सबसे पहले हमें पहले वाली संख्या को किसी भी तरह कटाना है। क्या करना है, पहले वाली संख्या को किसी भी तरह कटाना है। तो यहाँ पे 2x² लिखा है। अब यहाँ किस संख्या से गुणा करें कि इसमें गुणा करने पर 2x² आ जाए, तो पहले 2 लाना है तो 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे। उसके बाद x है, x² लाना है तो x से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे x²। यहाँ पे चिन्ह प्लस है, यहाँ भी चिन्ह प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, x लगा है तो x यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें घटाएंगे, घटाने पर इनके चिन्ह जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस 2 के नीचे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे 2x² - 2x², दोनों घटाएंगे तो कट जाएगा, तो कर देंगे। ये 3x है, ये -4x है, तो जहाँ पे विपरीत चिन्ह हो वहाँ पे घटाया जाता है। तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो आएगा x, और यहाँ पे 4x में से घटाएं तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, +1 है तो +1। अब यहाँ ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर -x आ जाए। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह लगाएंगे माइनस, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे चिन्ह आ जाएगा माइनस। अब x तो है ही, x है यहाँ भी, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 का x में गुणा होगा तो x हो जाएगा। फिर माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 1 का 2 में गुणा होगा तो 1 दूना के 2। अब फिर घटाएंगे तो माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लगा है तो प्लस, तो x में से x कट जाएगा, यह भी प्लस 2 और 1 3।
तो हमारा भागफल क्या होगा, लिखेंगे भागफल। तो भागफल यहाँ पे तुम्हें दिया है 2x-1, 2x-1 जो है इसका भागफल हो जाएगा। और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल जो इसका 3 है, तो शेषफल लिखेंगे 3। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। भागफल है 2x-1, शेषफल है 3। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अगला प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कास थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम लेफ्ट हैंड राइट लेकर चलते हैं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दिया है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको साइन और कास के पदों में लिखेंगे और हल करेंगे। तो कोसेक थीटा को हम लिखते हैं 1/sin थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1/में sin थीटा, माइनस काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा में sin थीटा, कास थीटा बटा में sin थीटा। अब इसका होल स्क्वायर दिया है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ भी sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, दोनों एलसीएम हो जाएगा, लिखेंगे sin थीटा। और उसके बाद sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे, एक माइनस ये हो जाएगा कास थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हल करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं, बदलेंगे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा, दो बार है तो दो बार लिखेंगे 1 माइनस कास थीटा बटा में एक को हम एक का वर्ग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा a प्लस बी 1 प्लस कास थीटा, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। तो 1 माइनस कास थीटा से 1 माइनस कास थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस कास थीटा बटा में 1 माइनस कास थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा। यही हमें प्रूफ करना था कि 1 माइनस कास थीटा बटा में 1 प्लस कास थीटा। तो लिख देंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं तो राइट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ से दोनों बराबर हो गया, तो यह सिद्ध हो गया है। इस तरह हमें प्रश्नों को हल करना है। चलो उतार लो। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी यहाँ पे प्रश्न बताए जा रहे हैं प्लीज़ उसको एक बार अपने से लगाने का ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि प्रयास से ही सारी चीज़ें समझ में आती है। प्रयास नहीं करोगे तो इस तरह बस मोबाइल देखने से कुछ होगा नहीं। इसलिए हमारी राय है प्रश्नों को देखो, उसको लिखो और कम से कम एक बार खुद से भी लगाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो अपने से लगाओगे तभी यह संभव हो सकता है, अन्यथा बस देख लेने से अच्छे नंबर नहीं आएंगे। प्लीज़ इसको सवाल को ज़रूर लगाएं। अगला प्रश्न हमें दिया है, लिखा है पहचान कीजिए कि दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। हमें यहाँ पे 3 सवाल हैं, उनमें बताना है कि उनका दशमलव प्रसार करने पर शांत होगा कि नहीं। तो 2 तरीका है, या तो तुम इससे इसमें भाग दो, इससे भी इसमें भाग दो। तो भाग यदि पूरी बार कट जाता है तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि इनके हर जो हैं, इन भिन्न के हर जो हैं 2 पर n घात और 5 पे n घात, इस रूप का होगा। 2 पे n घात 5 पे n घात, इस रूप का यदि इनका हर है तब ये शांत होंगे, अन्यथा ये शांत नहीं होंगे। तो चलो हम भाग की क्रिया नहीं करेंगे, हम इससे पहचान करेंगे कि ये शांत है या नहीं। तो पहला सवाल लिखा है 29/343, 29/343 लिखा है। तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो 29 में ये 7 पे 3 घात आएगा, 7 × 7 × 7 यानी 343 हो जाएगा, यानी 7 पे 3 घात होगा। 7 देखो 2 पे m घात और 5 पे n घात के रूप का नहीं है,
तो लिखेंगे यह 2 पे यम घात और 5 पे यन घात के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है। जब इस रूप का नहीं है तो यह क्या होगा, शांत नहीं होगा। लिखेंगे यह दशमलव प्रसार शांत नहीं है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है 23 बटा, लिखा है 23 बटा 2 पे 4 घात और 5 पे 2 घात। यहाँ पे हर जो है 2 पे 4 घात और 5 पे 2 घात के रूप का है, यानी कि यहाँ पे हर जो है 2 पे यम घात और 5 पे यन घात के रूप का है। जब इस रूप का है घात तो यह क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे यह शांत है, यह शांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। सॉरी, इसका दशमलव प्रसार जो है लिखे शांत, यह शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा लिखा है 129, तीसरा लिखा है 129 बटा में 2 की घात 5 दिया है। लिखेंगे 2 की घात 5, 5 की घात 7 है और 7 की घात 5 है। तो इस रूप का है तो हर देखना है हमें, हर हमें 2 पर यम घात और 5 पे यन घात के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे हर जो है 2 पे यम घात 5 पे यन घात के रूप का है, लेकिन इसमें 7 भी आ गया है, 7 आ गया है तो यह दशमलव प्रसार क्या होगा, यह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। तो शांत होने के लिए हर की घात जो है 2 पे m घात और 5 पे n घात के रूप का होना चाहिए। चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 का मान होगा। तो ये sin 25 अंश है, sin 25 अंश, ये लिखा है cos 65 अंश प्लस ये लिखा है cos 25 अंश, यहाँ पे sin 65 अंश। तो यहाँ पे sin 25 अंश है तो इसको भी साइन में बदलेंगे। तो लिखेंगे sin 25 अंश cos 65 को हम cos 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। लिखेंगे cos 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। उसके बाद प्लस cos 25 दिया है और यहाँ पे sin 65 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25। sin 65 को भी 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा sin 25 इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, यानी sin 25 हो जाएगा, sin 25 प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगाएंगे। cos 25 लिखा है तो लिखेंगे cos 25 और sin 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos 25। सूत्र लिख देना, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ये सूत्र होता है, इन्हीं सूत्रों का उपयोग किया गया है। अब sin थीटा गुणा कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा sin स्क्वायर 25 प्लस का चिन्ह लिखा है cos 25 गुणा होगा तो cos स्क्वायर 25। हम सूत्र जानते हैं sin स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे sin स्क्वायर 25 है, यहाँ भी cos स्क्वायर 25 है, थीटा की जगह 25 है, यहाँ भी थीटा की जगह 25 है और दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस टॉपिक पे भी आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ उसको हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उस पर वीडियो अपलोड करें। यदि पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में भी इसका जवाब दें ताकि हम अगली वीडियो बनाएं तो उसका भी सुधार करें। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।